हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीटेट का जो पेपर है वो 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में ही क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यह सीडीपी की क्लास जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसके साथ-साथ आने वाली जो सीडीपी की क्लासेस हैं, वो भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होंगी। दोस्तों, बहुत से छात्र जो हैं सीडीपी को रटने वाला विषय समझते हैं, लेकिन सच ये है कि सीडीपी याद करने का नहीं, समझने का विषय है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो कठिन से जो कठिन प्रश्न हैं, वह भी आसानी से हल होने लगते हैं। अ, दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट पे सीडीपी की, उसको हम बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे और हर टॉपिक के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, ट्रिक्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है वो भी सीखते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको जो है सीडीपी का जो सिलेबस है वो दिखा देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। बात करें सीडीपी के सिलेबस की, तो पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी होगा, देन उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होगा, फोर्थ चैप्टर जो हमारा होगा जेंडर से रिलेटेड होगा और फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो सोशलाइजेशन होगा, देन उसके बाद इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरी होगा, फिर पर्सनैलिटी होगा, फिर इमोशन होगा, एट्थ चैप्टर हमारा। नाइन्थ चैप्टर की बात करें तो इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग होगा, फिर क्रिएटिविटी एंड इट्स डेवलपमेंट होगा, देन लर्निंग होगा, फिर इसी तरीके से बात करें हम तो टीचिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग होगा, शिक्षण शिक्षण और सीखने पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अटेंशन एंड इंटरेस्ट होगा, अवधान एंड रुचि, अभिप्रेरणा होगा, फॉरगेट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और विशेष बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ एवं कानून। बात करें 20th चैप्टर की, 20वें चैप्टर की, तो आरटीई 2009 होगा हमारा लास्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें मनोविज्ञान के परिचय की, तो जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका जो सबसे पहला प्रयोग था वो 1590 में रुडोल्फ बॉयकॉय ने किया था और इसकी जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, या फिलॉसफी से मानी जाती है। बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, साइकोलॉजी की, तो ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी एंड सेकंड है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है सोल या आत्मा और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान या अध्ययन। तो इस प्रकार जब इन दोनों को जोड़ करके अ, अर्थ निकालते हैं, तो इससे अर्थ निकलता है आत्मा का अध्ययन, साइंस ऑफ सोल। तो मनोविज्ञान के अर्थ का जो विकास क्रम है या क्रोनोलॉजी है, वो इस प्रकार है कि इससे पहले जो है सबसे पहले वुडवर्थ ने जो है इसे संक्षेप में जो है स्पष्ट किया था। तो उन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान ने पहले जो है आत्मा छोड़ी है, फिर मस्तिष्क त्यागा है, फिर चेतना खोई है और अब वह केवल व्यवहार के ढंग को अपना रहा है। ये बात इन्होंने इनसे पहले जो और भी थिंकर्स थे या अ, विद्वान थे या स्कॉलर्स थे, उन्होंने जैसे प्लेटो, अरस्तू और गैरिट, इन तीनों ने जो है आत्मा का विज्ञान माना है साइकोलॉजी में। ठीक है? तो वही बात इन्होंने कहा कि पहले मनोविज्ञान ने पहले आत्मा छोड़ी, मतलब ये वाला, फिर मस्तिष्क त्यागा, मतलब मन का विज्ञान को त्यागा फिर। जो बात पहले स्कॉलर्स ने की थी, उन्हीं बात को जो है संक्षेप में वुडवर्थ ने कहा है। तो थॉमस रीड ने क्या माना है कि इसे जो साइकोलॉजी को क्या माना है, मस्तिष्क या मन का अध्ययन माना, और टिचनर और विलियम जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान माना है साइकोलॉजी को, और जेबी वॉटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना, बिहेवियर ऑफ साइंस माना। स्टडी ऑफ बिहेवियर बात करें स्टडी ऑफ बिहेवियर की और उसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो जेबी वॉटसन ने साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या निश्चित विज्ञान है, ऐसा जेबी वॉटसन ने कहा है।
उन्होंने चेतना को अमान्य करते हुए व्यवहार को ही वास्तविक अध्ययन योग्य विषय माना है। बात करें विलियम जेम्स की, तो विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो होता है, मानसिक जीवन का विज्ञान। इन्होंने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डब्ल्यू वुंट के साथ स्थापित की और इसे स्वतंत्र विषय बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो जहाँ-जहाँ कहीं-कहीं बीच-बीच में अगर किसी बुक का नाम आता है, तो उसको जो है आप नोट कर लेंगे, ठीक है? बात करें कर्ट लेविन की, तो कर्ट लेविन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति व पर्यावरण के बीच गतिशील अंतःक्रिया का अध्ययन है। व्यक्ति व पर्यावरण के बीच जो है गतिशील प्रोग्रेसिव अंतःक्रिया का जो है अध्ययन है। भारतीय संदर्भ में एक प्रोफेसर हैं दोगानंद सिन्हा, उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। इन्होंने जो है भारतीय संदर्भ में लिखी है वो बुक, तो उसमें जो है साइकोलॉजी के बारे में अ, बताया गया है दुर्गानंद सिन्हा द्वारा। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान मुख्य रूप से यह अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से यह अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे और किस प्रकार सीखते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से मतलब है कि 5 साल का बच्चा कैसे सीखता है, 10 साल का बच्चा कैसे सीखता है, 18 साल का बच्चा कैसे सीखता है, 25 साल का व्यक्ति कैसे सीखता है और इसी तरीके से इसी तरीके से 35 साल का व्यक्ति कैसे सीखता है, ठीक है? तो ये बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की रूपरेखा तैयार करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की जो रूपरेखा होती है उसको तैयार करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के बारे में यदि बात करें तो इनको जो है जॉन हर्बर्ट को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। बात करें शिक्षा की 2 मुख्य क्रियाएँ कौन-कौन सी हैं? तो शिक्षा की जो मुख्य क्रिया हैं वो एक है पहले टीचिंग और दूसरा लर्निंग। टीचिंग में क्या होता है कि एक परिपक्व व्यक्ति कौन होगा? टीचर। और दूसरे व्यक्ति के जीवन या व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो है उसका उद्देश्य होता है, वो प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति कौन होगा? स्टूडेंट, ठीक है? एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन या व्यवहार में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है? लाने का जो उसका उद्देश्य है, का प्रयास करता है। बात करें अधिगम की, लर्निंग की, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से सीखता है, अभ्यास करता है और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अर्थात सीखता है। स्वयं के प्रयासों से कैसे सीखेगा? जो भी वो काम करेगा, उससे उसे क्या नाम है एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस से जो है वो जो है प्रैक्टिस करेगा, फिर उसको जो है एक्सपीरियंस होगा, फिर उसको जो है अपने जीवन में लाता है, अपने व्यवहार में लाता है उसको, ठीक है? तो शिक्षण के जो 3 वेरिएबल्स हैं, शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक माने जाते हैं। 3 घटकों में पहला जो घटक है या पहला उदाहरण है, वो टीचर का है। टीचर जो है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है? दूसरा जो वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल स्टूडेंट है, ये जो है डिपेंडेंट होता है किस पर? टीचर पर। और तीसरा जो वेरिएबल है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो इंटरवीन करता है इन दोनों का, तो उसमें जो है पाठ्यक्रम या शिक्षण विद्या है। पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम और ये होगा शिक्षण विद्या मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है? या शिक्षण की जो विधियाँ होती है, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, उसको कहते हैं। बात करें शिक्षा की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ व दृष्टिकोण हैं, तो विभिन्न विचारकों के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति का शरीर, मन व आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण होता है। तो इसी तरीके से पाणिनि कहते हैं कि शिक्षा वह प्रशिक्षण है या वह ट्रेनिंग है जो मनुष्य प्रकृति से प्राप्त करता है।
पाणिनि कहते हैं कि प्रकृति से प्राप्त जो ट्रेनिंग है वो मनुष्य प्राप्त करता है, वो शिक्षा है। शिक्षा अपने नैतिक आचरण के विकास का नाम है। हर्बर्ट कहते हैं कि जो शिक्षा जो है, जो व्यक्ति के नैतिक आचरण है, उसको जो है शिक्षा कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी और स्वस्थ मन का विकास होना। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाह्य रूप से बाह्य रूप में प्रकट होती हैं। तो बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा की, तो इसके 3 दृष्टिकोण होते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण, फिर दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, थर्ड होगा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बहिर्गामी प्रभाव होता है। बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं वो बाहर निकल कर के आती हैं। इससे जो है उसका जो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि शिक्षा जो है वह प्रक्रिया है जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन आता है। यह सकारात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से लर्निंग के माध्यम से ही संभव हो पाता है। व्यक्ति के व्यवहार में या बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन या परिमार्जन आता है, वो पॉजिटिव जो चेंजेस हैं वो मुख्य रूप से जब बच्चा सीखता है तभी आ पाते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो कहता है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण क्या कहता है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहता है कि शिक्षा व्यक्ति को समाज, वातावरण के साथ-साथ समायोजन करना सिखाती है, मतलब एडजस्टमेंट करना सिखाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावी, वैज्ञानिक, तार्किक और व्यक्तिनिष्ठ बनाती है। जिससे जैसे अधिगम की वास्तविक प्रकृति और नियमों को समझने में, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण करने में इसका शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। बच्चों की मानसिक और सामूहिक समस्याओं का समाधान करने में इम्पोर्टेंट होती है। बालक के अनुकूल और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम के निर्माण में मतलब इम्पोर्टेंस देती है। और फिर जो है विशिष्ट या स्पेशल दिव्यांग जो बच्चे होती हैं, उनकी शिक्षा व उनके मार्गदर्शन में जो है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण होता है। बात बात करें बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, तो बाल मनोविज्ञान कहता है कि यह विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है शिशु से किशोरावस्था तक के बालक के व्यवहार, उसकी विभिन्न अवस्थाओं और उसकी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसका मूल उद्देश्य बच्चों की मानसिक प्रवृत्ति को समझकर उसके शिक्षण, सर्वांगीण विकास और सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करता है। तो बात करें बाल विकास की, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गतिशील प्रक्रिया होती है। इसमें शिशु से लेकर प्रौढ़ होने तक के शारीरिक शारीरिक, मानसिक, भाषाई, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के सभी आयाम इसमें शामिल होते हैं। ठीक है? बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी हैं, जैसे हरलॉक ने कहा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। अ, अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। इसमें प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है। मुनरो कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। बात करें फ्रॉबेल की, तो फ्रॉबेल ने जो कहा है, बालक स्वयं स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है। प्रो एंड क्रो की बात करें, तो वह अध्ययन जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाली विकास का अध्ययन किया जाता है। जेम्स डेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जीवन से और परिपक्वता तक का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बाल विकास की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, जैसे जो हरलॉक ने दी, प्रो एंड क्रो एंड जेम्स डेवर,
ये इम्पोर्टेंट है, इन परिभाषाओं को जो है आप याद कर लेंगे। अ, तो दोस्तों इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर था, तो इस वजह से जो है थोड़ा जल्दी में इसको पढ़ा दिया है। बात करें दूसरे चैप्टर की, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो उसको जो है और अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा जो चैनल है स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मेरा टारगेट रहेगा कि हमारे पास लगभग आज से बात करें तो 60 डेज़ होंगे तैयारी के। हमारा जो एग्ज़ाम है 6 सितंबर को है, 2026 को। तो हमारे पास 60 डेज़ हैं। इन 60 डेज़ में पहले 30 दिन में सभी चैप्टर की, जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। इनका जो है कॉन्सेप्ट और पेडागॉजी करने का हम जो है प्रयास करेंगे, ठीक है? उसके बाद में लगभग 31 से 45वें दिन तक हम जो है पीवाईक्यू करेंगे और इसको जो है रिवीजन करेंगे। जो भी हम इनके शॉर्ट नोट्स बनाएँगे उनको जो है रिवीजन करेंगे और लास्ट में जो है 46 से 59वें दिन तक हम जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है? और एमसीक्यूज़ जो हैं वो करेंगे और पीवाईक्यू जो है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों? और तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।